तो डाउट क्यों हो रहा है? जितने भी आपने क्वेश्चन किए डायरेक्ट क्वेश्चन के, यू नो ना कि एक्स अपॉन वाई कांस्टेंट होना चाहिए। ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। मेरे को सबके हाथ खड़े चाहिए जिनको लगता है कि ट्रू है। नहीं हाथ खड़ा करें इसका मतलब आपको डाउट है और फिर मैं कल वाले सारे क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगी। रेज योर हैंड हु आर कॉन्फिडेंट कि यस इट इज ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जब हम डेफिनेशन करते हैं या फिर कोई सेंटेंस की फॉर्म में करते हैं तब हमें वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स अपॉन वाई। ठीक है। और जब हम क्वेश्चन करते हैं आपको पता है कि दो दो वैल्यूज दी होती हैं। हम बात करते हैं x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3। जितनी मर्जी वैल्यूज हो उन्होंने कांस्टेंट ही रहना है ऑलवेज। डेफिनेशन में हम सिर्फ x बाय y की बात कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में हम x1 x2 y1 y2 की बात करते हैं। जो भी आपको वैल्यूज x की दी हुई है, जो भी वैल्यूज आपको y की दी हुई है, व्हेन वी पुट देम इन द रेशियो फॉर्म वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। This is the indication that they are in direct proportion. Okay, this is true. Very good. Reason follow. Two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant. क्या ये ट्रू है? खुद पढ़ो और हाथ खड़े करो जिनको लगता है ट्रू है। रीड इट ऑन। हाथ खड़े करो जिनको लग रहा है कि ट्रू है। यही डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन हमने कौन से लिखी थी डायरेक्ट के बारे में कि अगर आपके पास दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं इकट्ठी और डिक्रीज हो रही है और उनका जो रेशियो कांस्टेंट है तो उनको हम डायरेक्ट इक्वेशन में बोलेंगे। राइट। सो दिस इज योर ऑल्सो ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी ऑप्शन हो जाएगी ए। क्वेश्चन नंबर टू। In case of direct proportion, if y1 and y2 are the values of y corresponding to values of x1 and x2, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम टेबल बनाते हैं आपको पता है कि x1 के लिए हम y1 की वैल्यू भी लिखते हैं, x2 के लिए y2 की वैल्यू भी लिखते हैं। राइट। ऑल्दो कुछ मिसिंग होता है तो वो लिखनी तो पड़ती है ना, चाहे आप फाइंड आउट करो या टेबल में हो। तो वी ऑलवेज राइट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। y1 के साथ x1 लिखेंगे, y2 के साथ x2 से लिखेंगे। Then x1 by y1 is equal to x2 by y2. क्या ये ट्रू है? एफ सेक्शन से रोल नंबर 20 आगे आओ। थोड़ी जल्दी आओ और मेरे को बताओ कि ये ट्रू है या नहीं। ट्रू। क्यों है बेटा? वेरी गुड, बता दो। बिकॉज देयर रेशियो रिमेन सेम। रेशियो रिमेन सेम और वो बताया गया है कि वो डायरेक्ट में है। वेरी गुड। सुनाओ। दो चीजें आपको पता है कि अगर उन्होंने डायरेक्ट बोला है तो फिर ये चीज पॉसिबल होगी। अगर ये चीज पॉसिबल है तो आप बोलोगे कि यस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कभी आपको इसके बारे में पूछेंगे कि रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं है, कभी आपसे पूछेंगे क्या वो डायरेक्ट में है कि नहीं। ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको पता है, वाइस वर्सा, कभी ये दिया होगा कभी वो दिया होगा। तो यू आर कॉन्फिडेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर दिए इसके बारे में। ओके बेटा। चलो दिस इज ट्रू। देन रीजन। quantities increasing or decreasing together need not always be in direct proportion. जरूरी नहीं है कि दो क्वांटिटीज अगर इंक्रीज कर रही हैं इकट्ठी या फिर डिक्रीज कर रही हैं तो हम हमेशा उनको बोलेंगे डायरेक्ट में है वो। क्योंकि जब हमने डेफिनेशन लिखी थी मैंने आपको बताया था इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है इकट्ठी, दैट इज फाइन। लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी रेशियो जो है वो इक्वल होनी बहुत जरूरी है। ये होना बहुत जरूरी है। तो दो चीजें जब होगी तभी आप बताओगे कि वो डायरेक्ट में है। अकेले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से नहीं हमें पता चलेगा। कोई एग्जांपल दो मेरे को।
किसी के माइंड में कोई एग्जांपल आ रहा है कि हाँ हमने इंक्रीजिंग दोनों इकट्ठी देखी है, डिक्रीजिंग देखी है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका कांस्टेंट आए हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज ऑफ सॉरी हाइट ऑफ सन एंड डॉटर, हाइट ऑफ सन एंड डॉटर। एक फैमिली में सन एंड डॉटर की जो हाइट है, दोनों ग्रो कर रही है, दोनों की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, सन की भी बढ़ रही है बाई एज, और डॉटर की भी बढ़ रही है, दोनों की इंक्रीज हो रही है। लेकिन हो सकता है कि जो सन है वो थोड़ा सा फास्ट ग्रो कर रहा है एंड डॉटर इज टेकिंग लिटिल मोर टाइम टू ग्रो। होता है ना, जैसे आपने फैमिली में देखा होगा कि जो सन है उसको तो आपने देखा कि 6th क्लास में इतना टॉल हो गया, और जो गर्ल है वो 8th क्लास में जाके वो उसने हाइट गेन की है, या कुछ मंथ्स के बाद गेन की है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा कांस्टेंट रहे। आप 2 मंथ्स के बाद चेक करोगे तो x1/y1 कुछ और होगा, 4 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद काउंट करोगे तो x2/y2 कुछ और होगा, तो नीड नॉट बी इक्वल। राइट, तो फिर क्या ये होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या होना चाहिए? ट्रू। ट्रू, बिकॉज नीड नॉट बी, हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, दिस इज ट्रू। ऊपर वाला भी ट्रू था आपका, तो दिस इज बी ऑप्शन। हर एक चीज को आपने अंडरस्टैंड करके अपना आंसर देना है, यस और नो। ठीक है, आपके पास लॉजिक होना चाहिए, हर एक चीज का रीजन होना चाहिए कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो दीज आर द टू एसेशन रीजन बेटा। एमसीक्यू हमने कल किए थे सारे, एमसीक्यू आर डन, सब्जेक्टिव आल्सो डन। कल हमने फिर इन द ब्लैंक्स भरे थे ये सारे। केस स्टडी क्वेश्चन देखो, केस स्टडी, एवरीबody see the module. The students of Anju's class sold posters to raise money. ठीक है, किसी क्लास में शी सोल्ड पोस्टर्स, और जब उसने सेल किए तो उनको मनी मिली, they got the money. Read the question, you also read it. think of it कि आपकी कौन सी दो चीजों की बात हो रही है। The students of Anju's class sold posters to raise money. Raise money मतलब to earn money. They are selling the posters. Posters उन्होंने बनाए, फिर एग्जीबिशन में उन्होंने सेल किए, सेल करके उनको मनी मिली। Right? Anju wanted to create a ratio for finding the amount of money her class would make for different number of posters. कि अलग अलग नंबर ऑफ पोस्टर्स आप बेचोगे तो कितनी कितनी मनी आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको माइंड में ये सोचना है कि यहाँ पे हमारी बात हो रही है पोस्टर्स की और मनी की। ठीक है, तो आप पहले तो ये बता दो कि मेरे को कि अगर ज्यादा पोस्टर सेल करोगे तो यू विल गेट मोर मनी, कम पोस्टर सेल करोगे तो यू विल गेट लेस मनी। आर दे इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन? रेज योर हैंड जिनको लगता है कि हाँ ये डायरेक्ट की स्टोरी बन रही है। स्टोरी को इमेजिन करो, यू आर सेलिंग मोर, अर्निंग मोर मनी, सेलिंग लेस पोस्टर्स, गेटिंग लेस मनी। इज दिस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन? हाथ खड़े करो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Why there is doubt? A section बेटे, please think it. I'm explaining it again and again. डाउट क्यों हो रहा है आपको? जिनको कॉन्फिडेंस है कि यस दे आर इनडायरेक्ट, हाथ खड़ी करो। ओके, ए सेक्शन से फर्स्ट बॉय, ए सेक्शन से फर्स्ट बॉय प्लीज आगे आओ माइक के पास। कॉर्नर बॉय, यस उठो बेटा, माइक के पास चलो। अगर आप हाथ नहीं खड़ा करोगे आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू नो कि आपको समझ आ रही है नहीं। ओके, हाँ जी प्लीज उठो बेटा। What do you understand
अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन कि पोस्टर्स और मनी की बात हो रही है. What do you think they are in direct proportion? Yes. तो बेटा अगर यस है तो हाथ खड़ी करो कम से कम. काफी बच्चों को पता है कि ये यस है. हाथ खड़ी करो. Raise your hand to tell. Yes, very good. थोड़ी एफर्ट करो ना. I will come to know from your response. नहीं तो सबको नहीं तो आगे आके बताना पड़ेगा कि यस यस यस. सारे फिर आगे आके माइक के पास आके बोलेंगे यस मैम यस मैम यस मैम. You want that? या फिर बैठ के it is easy for you to raise your hand and tell yes. Okay, they are indirect. कोई डाउट ही नहीं है. Now the question is, she knew they could raise 250 rupees for every 60 posters. उनको लग रहा है कि जो गेस कर रहे हैं जब उन्होंने पोस्टर्स बनाए उनको लगा कि जब हम 60 पोस्टर्स बनाएंगे तो हमारी जो मनी हमें अर्न होएगी दैट विल बी 250 रुपीज. ठीक है, जो वैल्यू हमें पता है हम लिख देते हैं यहाँ पे जो आपको सामने सामने दिख रहे हैं. नेक्स्ट इज हाउ मच मनी वुड अंजू क्लास मेक फॉर सेलिंग 102 पोस्टर्स. अगर उन्होंने 102 पोस्टर्स बनाए हैं तो हाउ मच मनी दे विल अर्न. ठीक है, ये आपका डायरेक्ट का है. अभी अभी आपने बताया तो इमीडिएटली आप वैल्यूज लिखो इसकी. x1 by y1 is equal to x2 by y2 because रीजन लिखो यहाँ पे because they are in direct variation. अभी डिटेल में आपने आंसर्स लिखे होंगे ना एग्जाम में. यू कैन रिवाइज एंड आपको जल्दी से समझ आ जाएगा. राइट डाउन मैक्सिमम थिंग्स इन डिटेल ताकि बाद में यू कैन रिवाइज. ओके बेटा, प्लीज फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू. कल हमने काफी क्वेश्चंस किए थे ऐसे. एवरीबॉडी डू. Find out the money you will get. 204. 204. Please check it once. दोबारा चेक करो. मैम 400 125 rupees. Got it? 60 by 250 is equal to 102 by y2 equals y2 was missing तो आपने y2 निकाला 425. तो आपने देखा कि जब हमारे पास पोस्टर्स ज्यादा थे तो मनी भी हमारे ज्यादा बन गई है. हाथ खड़े करो जिसका 425 निकल रहा है. वेरी गुड. ठीक है, मनी निकालनी थी इसमें एंड यू आर काउंटिंग. बी पार्ट ये आपका ए पार्ट था. बी पार्ट. Could Anju's class raise exactly rupees 2000? If so, क्वेश्चन इज कि क्या उनको 2000 रुपीज मिल सकते हैं. अगर मिल सकते हैं तो हाउ मेनी पोस्टर वुड दे नीड टू सेल. अगर उनको 2000 रुपीज अर्न करने हैं तो वो कितनी मनी कितने पोस्टर सेल करेंगे. मेक द टेबल. जो गिवन है उसको लिखो. यहाँ पे तो गिवन था कि 60 रुपीज 60 एंड 250 रुपीज. सेम टेबल. ऊपर पोस्टर की बात हो रही है नीचे मनी की बात हो रही है. राइट. एंड they are asking कि they want to earn 2000 rupees. Okay, now they are asking how many posters. कितने posters उसको सेल करने पड़ेंगे. One thing is very clear to you कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो सेम वैल्यूज लगाओगे, रेशियो सेम लिखोगे और फिर इसकी वैल्यू निकालो. प्लीज अरे आप फाइंड आउट. जी सेक्शन अब मैं आपसे बुलाने वाली हूँ. जल्दी जल्दी करो. आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरी क्लास. कल भी हमने सेम क्वेश्चन किए थे, आज भी सेम क्वेश्चन कर रहे हैं तो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए. फ्रॉम जी सेक्शन hurry up, calculate. I'm going to call you. G section, roll number 22. Do it and come forward.
डोंट गेट कंफ्यूज, अपना करते रहो, वेरी गुड। या आई कैन सी बी सेक्शन, यस आ जाओ बेटा, बी सेक्शन से, वेरी गुड। चलिए बेटे आपने, नो। ओके डू इट, मैंने जी सेक्शन से बुलाया है। ओके बेटे आपको पता है कैसे करना है ये, द चाइल्ड हु इज स्टैंडिंग नियर द माइक, यू नो द मेथड कैसे करना है? You know it? Yes or no? नो। Okay, बैठो फिर। You have written this, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज डालो इनकी। सेम चीज आपने करनी है, 60/250 इज इक्वल टू x2/2000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनकी वैल्यू दी हुई है आपको, क्योंकि वो डायरेक्ट में है तो इसलिए हमें पता है कि वो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 होगा। ठीक है, जी सेक्शन, रोल नंबर 22, प्लीज कम फॉरवर्ड। मैम 480। 480 किस किस का आ रहा है, हाथ खड़े करो। 480 is the correct answer. X2 is coming out to be 480। ठीक है, तो उसको 480 पोस्टर जो है वो बनाने पड़ेंगे। एंड एक और क्वेश्चन इसके साथ है कि इफ नॉट तो है ही नहीं है, आपको दिख रहा है कि 480 जो है वो अगर पोस्टर सेल करेंगे तो उनको 2000 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, सी पार्ट, इफ अंजु's क्लास इज एबल टू रीच टू 2300। सी पार्ट आपका होमवर्क है, प्लीज डू इट योरसेल्फ, आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, कि अगर 2000 की जगह आपके पास 2300 है, हाउ मेनी पोस्टर्स दे हैव टू मेक। ठीक है, सी पार्ट का आंसर लिख लो, व्हेन यू विल डू एट होम यू कैन चेक इट। बी एंड सी आर सेम, लीव द स्पेस, 4-5 लाइन वहां छोड़ दो कैलकुलेशन के लिए। प्लीज डू इट योरसेल्फ, चेक द आंसर, इट शुड कम 552 पोस्टर्स। ओके फाइन, Now we have done a lot बेटा about direct variation। मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपको बस सिचुएशन को इमेजिन करना है और बताना है कि डायरेक्ट में है या नहीं है। अगर डायरेक्ट में है, यू नो द फॉर्मूला, एंड आई मस्ट टेल यू हर एक क्वेश्चन में बेटा आपको 2 वैल्यूज दी होंगी, x1 x2 y1 y2, उससे ज्यादा वैल्यूज नहीं आती हैं आपको इसमें। ठीक है, उसी के बेस पे आपने क्वेश्चन किए हैं अभी। Now today let us talk more about inverse variation. Yesterday we did about direct variation. Today also we did these questions. Now write down inverse variation. अगर आपके पास पहले स्पेस है वहां लिख लो, नहीं तो यहाँ लिख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्स वेरिएशन। कई बार इसको इनडायरेक्ट वेरिएशन भी बोल देते हैं, तो इसमें आप देखोगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो ये सारे नेम सेम ही है। अभी तक आपने डायरेक्ट पढ़ा है, अभी इनडायरेक्ट की बात हो रही है, उसका अपोजिट की बात हो रही है। These all three names are there, उनका सेम मीनिंग है। ठीक है, राइट डाउन अबाउट दिस, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, टू क्वांटिटीज x and y are in inverse proportional, are in inverse proportion if, ये ध्यान देखना, ये इन और इनवर्स अलग अलग है। पहला वाला इन जो है वो थोड़ा दूर है, इनवर्स जो है वो अलग है।
inverse proportion if an increase in one quantity causes मतलब एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या करेगी, अ डिक्रीज इन अदर। एक में इंक्रीज हो रही है तो दूसरे में डिक्रीज हो रही है। इसके एग्जांपल करेंगे। इन सच अ वे, एक कंडीशन है साथ में, इन सच अ वे, इसको अंडरलाइन करो, सच अ वे, क्योंकि अभी हमारी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है इनवर्स की। इंक्रीज और डिक्रीज तो होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए दोनों के दोनों, ठीक है। लेकिन साथ में हमने और क्या देखना है, मैथमेटिकली हमने क्या कैलकुलेशन करनी है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूँ ये, क्योंकि आपको डेप्थ में पहले तो नॉलेज पता होनी चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में हमने x1 by y1 किया था, इसमें हम करेंगे x1 into y1। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, दैट इज x y is equal to k। x y, लेकिन आपको पता है हम वैल्यू दो वैल्यूज की बात करते हैं, तो हमारी क्या होगी, x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to k। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। कभी कभी वो फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, कभी कभी होल नंबर आ जाएगा, पर वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इनवर्स में आपकी कंडीशन जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मोर men to complete a work, ज्यादा बंदे अगर काम कर रहे हैं, मोर मैन अगर लगे हुए हैं एक काम को खत्म करने के लिए, लेस टाइम विल बी टेकन। बहुत सारे और भी एग्जांपल है, अभी आप क्वेश्चन करोगे साथ साथ में, और वो रियल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ याद करने की जरूरत है इसमें। When you will see the question, you will come to know immediately कि वो डायरेक्ट में है या फिर इनवर्स में है। आपकी क्लास में ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं। इफ 6 चिल्ड्रन आर डूइंग टुगेदर, एक कोई काम कर रहे हैं, दे विल फिनिश इट फास्ट। वही काम अगर कोई एक बंदा करेगा बैठ के, वन चाइल्ड इज डूइंग दैट वर्क, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इट इज अपोजिट, मोर चिल्ड्रन लेस टाइम, लेस चिल्ड्रन मोर टाइम। ठीक है, कोई और एग्जांपल दो, थिंक ऑफ इट, कोई एग्जांपल ऑफ अबाउट दिस कि इंक्रीज और डिक्रीज अपोजिट जो डायरेक्शन में जाएंगे। मोर और लेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, वन एरो इज अप एंड वन एरो इज डाउन। बी सेक्शन से किसी के माइंड में कोई एग्जांपल आ रहा है, बी ए जी ई एस, बोलो बोलो, वेरी गुड। ए सेक्शन यू वांट टू स्पीक, बताओ, कोई बात नहीं, नहीं वो एग्जांपल पूछ करेगा तो इट्स ओके, हम अभी बात कर रहे हैं आपस में। कैन यू गिव मी, ओके, अगर हम टेम्परेचर और टाइम की बात करें, टेम्परेचर और टाइम की, सुबह जो टेम्परेचर होता है मॉर्निंग 8 AM जो टेम्परेचर होता है, इट इज लेस व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग, सुबह 8 से 12 बजे तक, मॉर्निंग 8 AM और आफ्टरनून में 12 नून, तो टेम्परेचर राइज हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। और
बाय इवनिंग, अगर हम आफ्टरनून से इवनिंग की बात करें तो 12 नून जो है, वहां पे आफ्टर 12 नून पे क्या होगा, आपकी आफ्टरनून होगी, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई हो रहा है। जैसे जैसे इवनिंग होती जाएगी, आफ्टर 6 PM हो गए, शाम हो गई, तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंड होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे शाम होगी टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे रियल लाइफ से जस्ट एग्जांपल लिए हैं, अभी आप क्वेश्चन में देखोगे और भी बहुत टाइप के आपके आएंगे। तो इट डिपेंड कि क्या सिचुएशन क्या दी हुई है। ओके, so let us see और क्वेश्चन करते हैं। इफ कम टू मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसी से रिलेटेड है। अभी अभी जो हमने डेफिनेशन की है इसी से रिलेटेड है। मॉड्यूल 2 है ना सबके पास, कैन यू ओपन इट। मॉड्यूल 2 में क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, पहले फिल इन द ब्लैंक्स पे। इट इज रिलेटेड टू योर नॉलेज, जो जो अभी हमने वर्क पर क्वेश्चन की है। फर्स्ट इज द पैरीमीटर ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर वेरी विद ईच अदर। ब्लैंक में लिखा हुआ है पी। मॉड्यूल है सबके पास मॉड्यूल 2 बेटा, कैन यू सी दिस क्वेश्चन इन योर मॉड्यूल। ओके ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सोच के बताओ जरा क्या होना चाहिए, पी में क्या आना चाहिए। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, पैरीमीटर ऑफ सर्कल एंड डायमीटर। एफ सेक्शन, लाइट से उनकी पहले कैसे लाइट एमआरसी की।